था, कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी किन्हीं वजहों से। तो मैं ये कह रहा था कि लोकतंत्र के जो दार्शनिक मूल्य होते हैं, दार्शनिक आधार होते हैं, उसमें से सबसे पहला है व्यक्ति की गरिमा, यानी कि सभी व्यक्ति के को गरिमामय जीवन शैली अपनाने का अधिकार है, उनके विचारों का महत्व है, वो मनुष्य होने के नाते एक गरिमामय जिंदगी, एक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इसी के साथ डेमोक्रेसी में जो दूसरा दार्शनिक मूल्य है वो हमारा यह है कि सभी व्यक्ति समान हैं, सभी व्यक्तियों के विचारों को सम्मान करना होगा, उनके समान अधिकार हो सकते हैं। किसी भी प्रकार की संरचना में, किसी भी प्रकार की संस्था में या किसी भी प्रकार के डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में उनके विचारों को भी इतना ही महत्व होता है जितना दूसरे के विचारों को, या आप ऐसे कह सकते हैं जितना आपके विचारों का महत्व है वैसे दूसरे के विचारों का भी महत्व लिया जाना चाहिए। ये उसका दूसरा मौलिक या आधारभूत दार्शनिक आधार है। तीसरा जो है, जो मैंने बताया कि सहिष्णुता या टॉलरेशन जो होता है वो उसका महत्वपूर्ण आधार है, जिसके अंतर्गत आप ये कहते हैं कि हम को दूसरे के विरोध या आलोचना सहन करने का अधिकार होना चाहिए, या फिर ऐसा एक अपने अंदर ऐसी तासीर या ऐसी प्रवृत्ति या प्रकृति डेवलप होनी चाहिए जिसके अंतर्गत हम अपनी आलोचना समझ सकें, सुन सकें और उनको भी पर्याप्त महत्व दे सकें। जैसे जैसा कहा गया है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटीर छवाए, उसी तरह से आप ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी में ये बहुत ही आवश्यक है कि आपके विचारों से विरोधी मत का भी एक्सेप्टेंस हो आपके समाज में, आपके राजनीतिक व्यवस्था में, आपके परिवार में, आपके अन्य सभी जगहों पे जहाँ जहाँ भी आप एक सार्वजनिक जीवन या अन्य लोगों के साथ रहते हैं, वो उसमें ये आवश्यक होता है। साथ ही डेमोक्रेसी में टॉलरेशन के साथ साथ पार्टिसिपेशन, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, एक ये अन्य दार्शनिक अधिकार आप कह सकते हैं, हालांकि ये दार्शनिक तो नहीं होता है, ये एक आधारभूत आधार में होता है कि किसी भी सिस्टम में, किसी भी डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में, किसी भी कार्य में, किसी भी संस्था में जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग भागीदारी करते हैं किसी भी विचार को बनाने में, किसी भी कार्य को करने में, ये भी डेमोक्रेसी का एक मूलभूत अधिकार होता है, आधार होता है, एक मौलिक मूल्य होता है, दार्शनिक मूल्य होता है। ठीक है। इसी के साथ साथ आप ये कह सकते हैं कि विचारों की स्वतंत्रता, वाद विवाद, विमर्श, डिबेट और रेसिस्टेंस, ये सारा कुछ विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी इसी के साथ होती है। हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी बातों को कह सकें, इसका अधिकार हमारे पास होता है। इसी के साथ साथ कोई हमसे अपनी विचार से असहमत है तो हम लोगों के अंतर्गत ये ज़रूर विकसित होना चाहिए कि वो हम दोनों लोग मिल करके आपस में वाद विवाद करके, वाद विवाद का मतलब नेगेटिव एस्पेक्ट में नहीं, एक सार्थक स्थिति में एक विमर्श करके हम उनकी बातों को समझें, वो हमारी बातों को समझें और आगे चल के एक नई संकल्पना या किसी न किसी एक लॉजिकल कंक्लूजन पे हम लोग पहुँचें। ये भी एक आधारभूत दार्शनिक मूल्य होता है जिसमें आप सभी लोग डिबेट और रेसिस्टेंस कर सकते हैं। फ्री मीडिया, ये भी डेमोक्रेसी का एक स्ट्रक्चरल बेसिस पे आप देखें तो फ्री मीडिया जो होता है किसी भी राज्य व्यवस्था में, किसी भी समाज में विभिन्न विचारधाराओं को, विभिन्न राजनीतिक पक्षों को, विभिन्न आर्थिक पक्षों को उजागर करता है और इस वजह से डेमोक्रेसी में फ्री मीडिया का रहना भी उतना ही आवश्यक होता है। विचार की अभिव्यक्ति और फ्री मीडिया दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। जब आप में विचार की अभिव्यक्ति का अधिकार होगा तो वो मीडिया के माध्यम से, यानी ऐसे मंचों से वो फिर आगे बढ़ेगा। डेमोक्रेसी में फ्री मीडिया का अधिकार भी एक मौलिक या मौलिक मूल्य है या एक मौलिक या आधारभूत मूल्य है। ठीक है। इसी के साथ साथ आप देखें तो आप लोगों ने ये देख लिया कि पार्टिसिपेशन हो गया, एक सभी आदमी जो हैं समान है, समानता का है। इसी के साथ साथ आपने देखा कि सभी व्यक्ति गरिमा में ज़िंदगी, एक व्यक्ति गरिमापूर्ण है, ये आधार डेमोक्रेसी का ये भी मूल आधार होता है। पार्टिसिपेशन, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सहभागिता होनी चाहिए किसी भी विचार में, किसी भी शासन तंत्र में, किसी भी सामाजिक व्यवस्था में, किसी भी संस्था में। ये सारे हमारे डेमोक्रेसी के मौलिक विचार या मौलिक आदर्श के अंतर्गत आते हैं। कुछ स्ट्रक्चरल आधार भी आते हैं। स्ट्रक्चरल का मतलब ये कि कुछ
संस्थागत आधार ऐसे हैं जो कि एक राजनीतिक सिस्टम में पाया जाता है। वो हम देखेंगे कि जैसे वन वोट सिस्टम हो, या फिर यूनिवर्सल एडल्ट एनफ्रेंचाइजमेंट जिसको बोलते हैं, यानी इसका मतलब ये होता है कि सभी व्यक्तियों को सार्वभौम वयस्क मताधिकार, है ना, यानी सभी लोगों को एक वोट देने का अधिकार है या मताधिकार सभी के पास हो सकता है। इसी के साथ साथ आपका पॉलिटिकल राइट भी उसके अंतर्गत है कि सभी व्यक्तियों को वो सारे अधिकार मिलते हैं, जो राजनीतिक अधिकार मिलते हैं जो आपको मिले हुए हैं, यानी आपको चुनाव लड़ने का भी एक राजनीतिक अधिकार है ये भी। लेकिन ये प्रारंभिक स्तर पे सभी व्यक्तियों को मत देने का अधिकार है एक प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र के अंतर्गत। फिर इसके साथ साथ आप देखें कि फ्री मीडिया और वो सारे दार्शनिक अधिकार आप आधार जो हैं वो आप सभी उसके अंतर्गत वो आते ही रहेंगे। मैं इसके साथ आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि डेमोक्रेसी का डेवलपमेंट किस तरह से हुआ। पहले तो शब्द के रूप में आप लोग देखेंगे तो डेमोक्रेसी जो है लोकतंत्र है। हिंदी में अगर आप देखें लोक मतलब लोग हो गए, ज़्यादा से जनता हो गई, उसका मतलब हो गया। तंत्र जो है वो एक सिस्टम है, शासन के का एक तंत्र के रूप में लिया जाता है। अगर एक राजनीतिक लोकतंत्र की आप बात करते हैं तो जनता का सिस्टम या जनता की शक्ति, ठीक। डेमोक्रेसी में आप देखें तो डेमोक्रेसी में जो वर्ड इंग्लिश में है वो डेमोस, ये ग्रीक एक प्राचीन यूनानी शब्द है जिसको हेरोडोटस ने सबसे पहले यूज किया था। तो डेमोस एंड क्रेटस से ये बना हुआ है। डेमोस मतलब वही लोग होते हैं और क्रेटस मतलब जो होता है शक्ति, यानी लोगों की शक्ति या जनता की शक्ति। ये डेमोक्रेसी के अंतर्गत डेमोक्रेसी को अगर आप शाब्दिक रूप से लिटरली अगर इसको जानना चाहेंगे तो डेमोक्रेसी का ये अर्थ होता है। शुरुआत तो हम कहेंगे कि वहीं से स्टार्ट होता है डेमोक्रेसी। जो प्राचीन जो यूरोपीय या पश्चिमी जो सिद्धांत है डेमोक्रेसी का, वो ग्रीक सभ्यता से शुरुआत होता है। जब वहाँ के नगर राज्य थे वो डेमोक्रेसी को मान्यता देते थे। हालांकि वहाँ पे कितने डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ थे, जो अभी मैंने जो आधारभूत मूल्यों की बात की है, वो कितने डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ वहाँ पे थे। अगर आप लोगों ने प्लेटो, अरस्तु इन सब के बारे में पढ़ा होगा तो देखा होगा कि वहाँ पे सभी लोगों का पार्टिसिपेशन डेमोक्रेसी में नहीं था। सिर्फ जो नागरिक कहे जाते हैं उन्हीं का पार्टिसिपेशन था। जो समाज में लगभग आप मान करके चलें कि 10 से 15 लोग ही वहाँ पे जो थे वो नागरिक माने जाते थे और वो उन्हीं लोगों के द्वारा संचालन किया जाता था। उस पर भी प्लेटो ने तो पूरी तरह से डेमोक्रेसी का विरोध किया है। हालांकि वो ये मानते हैं कि ये शासन का एक अंग है, और लेकिन वो सबसे खराब अंग है, ऐसा अरस्तु ने भी कहा है। और जो शासन का सबसे बेहतर अंग है, प्लेटो ने कहा कि वो राजतंत्र के रूप में है, जबकि अरस्तु ने उसको एक कुलीन तंत्र के रूप में या एक एरिस्टोक्रेसी, कुछ लोगों का जो एक तंत्र होगा उसको उसकी मान्यता को देता है। इस तरह से लोकतंत्र को वो सबसे तीसरे दर्जे का जो शासन तंत्र है उसमें वो मानते थे कि डेमोक्रेसी एक ऐसी प्रणाली है जिसमें सभी लोग शासन में भागीदार नहीं होते हैं, लेकिन ये होना नहीं चाहिए। वहाँ पे जब पोलिस थे, पोलिस जिसको यूनानी प्राचीन नगर राज्य का कहते थे, वो पोलिस जो थे वो ऐसी विचारधारा वहाँ पे हुआ करती थी जिसमें वो शासन कैसा हो इस पे वो डिपेंड ना करते हुए वो प्रशासन कैसे अच्छे तरीके से चलाया जा सके, वो कितना इफ़ेक्टिव हो, इस पे वो ज़्यादा ध्यान देते थे। इस वजह से वो राजतंत्र को सबसे बेहतर उस समय के हिसाब से सबसे बेहतर प्रकृति मानते थे, सबसे अच्छा सिस्टम मानते थे, और उस आधार पे डेमोक्रेसी को सबसे दोयम दर्जा देते थे। लेकिन बार बार वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशंस बदलते रहते थे लोगों का। जैसे डेमोक्रेसी राजतंत्र है वो कुछ दिनों के बाद कुछ लोगों के तंत्र में या एरिस्टोक्रेसी में तब्दील होता था, फिर धीरे धीरे उसमें सभी लोगों का पार्टिसिपेशन होने लगता था, तो वो डेमोक्रेसी में फिर बदल जाया करता था। इंडिया में भी अगर हम देखें तो डेमोक्रेसी एक जो हमारे महाजनपद थे, बिहार में बहुत सारे महाजनपद थे, उसमें वो भी उसमें से सबसे ज़्यादा वैशाली को अगर हम देखें तो वहाँ पे डेमोक्रेसी की बहुत हद तक स्थापना थी। हालांकि जो ठीक वैसे ही जैसा कि डेमोक्रेटिक मूल्यों में अगर आप देखें तो हमारे जो पूरा राजतंत्र है, हमारी जो पूरी प्राचीन जो भारतीय राजनीतिक इतिहास है उसमें राजतंत्र को ज़्यादा मान्यता दी गई है। हालांकि धीरे धीरे डेवलपमेंट के साथ साथ जैसे यूरोप में आप देखें कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ तो डेवलप नहीं हुए, लेकिन धीरे धीरे पहले मानव के गरिमा की स्थापना होती है, फिर
आगे चल के प्रत्येक व्यक्ति का क्या महत्व है, प्रत्येक व्यक्ति समान है, या इस तरह के मूल्य धीरे धीरे डेवलप होते हैं। लेकिन मध्य युग में हम ये कह सकते हैं कि किसी भी तरह से डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ नहीं थे, क्योंकि मध्य युग में जो यूरोप का जो मध्य युग था उसमें पूरी तरह से आस्था का, या फिर आप कहें कि धर्म का क्षेत्र जो था वो ज़्यादा डेवलप था। इस वजह से डेमोक्रेसी में डेमोक्रेसी के इतिहास में मध्ययुग एक धब्बा की तरह है, जिसमें डेमोक्रेसी का कुछ भी विकास नहीं होता है। हालांकि धीरे धीरे जब मध्ययुग के बाद जो अंधयुग भी जिसे कहा जाता है, उसके बाद जब एक इनलाइटमेंट का पीरियड हुआ, पुनर्जागरण का हुआ, और धीरे धीरे जो धार्मिक शासन है उसका अंत हुआ, और 17वीं 18वीं शताब्दी के साथ साथ धीरे धीरे वहाँ पे यूरोप में लोकतांत्रिक वैल्यूज के साथ साथ डेमोक्रेसी को एक शासन पद्धति के रूप में भी मान्यता मिलनी शुरू हो गई। और आगे चल कर के एक समय अगर आप देखें तो धीरे धीरे चलते हुए लगभग 400 सालों का जो इतिहास है उसमें हम ये देखते हैं कि अब डेमोक्रेसी एक मान्यता प्राप्त सिस्टम के रूप में है। हालांकि डेमोक्रेटिक वैल्यूज और जो इसके स्ट्रक्चर्स हैं सभी जगहों पे पिछले 100 साल में ही डेवलप हुए हैं। आप ये कह सकते हैं कि इस समय 192 देश के आसपास हमारे हैं, और इन सभी देशों में बहुत सारे देश जो हैं वो सीधे सीधे राजतंत्र को मानते हैं। हालांकि किसी न किसी रूप में वो सारे देश भी ये इलेक्शन कराते हैं, और हालांकि शासन का जो संपूर्ण कंट्रोल है वो अपने हाथ में लिए हुए रहते हैं। एक और फैक्टर आता है डेमोक्रेसी में जो पार्टिसिपेशन का है, जिसमें एक यूनिवर्सल सफ्रेज या फिर सार्वभौम वयस्क मताधिकार, यानी 18 साल 20 साल या 21 साल अलग अलग देशों में अलग अलग है। उसके बाद सभी लोगों को वोट देने का अधिकार है और सभी लोगों को एक मत देने का अधिकार है। ये सिस्टम 19वीं सदी में, आप ये कहें कि 1900 के पहले, सन 1900 के पहले एक भी देश आपके यूनिवर्सल एडल्ट इन्फ्रेंचाइजमेंट नहीं देते थे, जबकि अब इस समय जब 192 देश हैं उसमें से लगभग 160 देश के आसपास ऐसे हैं जो यूनिवर्सल एडल्ट इन्फ्रेंचाइजमेंट देते हैं। यानी बाकी के लगभग 50 देश ऐसे हैं जिसमें सभी लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं है। वहाँ पे कुछ ही लोग वोट दे सकते हैं, वो भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो ये अपने आप में कितने आश्चर्य की बात है कि अभी भी सभी लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं है। हालांकि डेमोक्रेसी जो है आज का जो आधुनिक सर्वमान्य शासन पद्धति के रूप में, जिसमें सभी लोग वोट देते हैं, उसी के आधार पर शासन किया जाता है। हम डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट के साथ ये भी हम देखेंगे कि कितने पक्ष डेमोक्रेसी के होते हैं। डेमोक्रेसी के पक्षों के रूप में अगर हम देखें तो एक ऐसा जो पक्ष है जो नितांत ही आपका व्यक्तिगत पक्ष है। अगर आप डेमोक्रेटिक हैं, ऐसा कहा जाता है कि वो आदमी डेमोक्रेटिक है, बहुत ही लोकतांत्रिक आदमी है वो। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि वो सारे वैल्यूज जो हम आपको बता रहे हैं या फिर बताया, वो सारे वैल्यूज उनके अंतर्गत हैं, यानी वो दूसरों के विचारों को भी मान्यता दे रहा है। वो व्यक्ति, यानी आप गरिमामय हैं या फिर गरिमापूर्ण हैं, आपके विचारों को वो तभी मान्यता देगा। सहिष्णुता की भावना होगी, उसके अंदर बंधुत्व की भावना होगी, उसके अंतर्गत सभी लोगों को एक साथ ले करके सहयोग की भावना होगी। वो किसी भी आधार पे भेदभाव नहीं करेगा। तो ये इस तरह की चीज़ें होती हैं, यानी और साथ में जो विचारों की अभिव्यक्ति और विरोधी विचारों को भी पर्याप्त महत्व देना, ये सब कुछ व्यक्ति के अंतर्गत है, एक व्यक्ति के अंतर्गत है। तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत ही लोकतांत्रिक आदमी है ना। यानी मैं ये काम करने जा रहा हूँ, उसका पॉजिटिव क्या है, इसका नेगेटिव क्या है, यानी हमारा एक अपना पक्ष है, एक दूसरे का भी पक्ष हो सकता है। ये सारा कुछ सोचना समझना, उनको महत्व देना, उस आधार पे कुछ अपना एक डिसीजन लेना, ये आपकी आंतरिक या आत्मीय डेमोक्रेसी है। दूसरे स्तर पे एक पारिवारिक डेमोक्रेसी हो सकती है। पारिवारिक डेमोक्रेसी में किसी को कोई डिसीज़न लेना है कि आपके घर में एक टीवी खरीदी जानी है, तो अब वो टीवी किस ब्रांड का हो, कितना छोटा हो, कितना बड़ा हो, कैसा हो, किस तरह का नहीं हो, तो उसमें होगा कि कुछ लोग जाते होंगे, जा कर के खरीद के लेके चले जाते होंगे। तो एक डिसीज़न लेने का जो प्रोसेस है कहीं ना कहीं से लिमिटेड हो गया। अगर यही परिवार के लोग बैठ करके, अगर जितने लोग सोचते हैं, समझने वाले सभी लोगों से पूछ करके एक राय बात लेकर के ले ली जाए, तो ये
जो लोकतंत्र है ये एक डेमोक्रेटिक परिवार के अंतर्गत एक लोकतांत्रिक परंपरा हुई कि सभी लोगों के विचारों को महत्व देना। एक बड़ा डिसीजन हम ले रहे हैं तो उसमें हम सभी लोग एक सार्वजनिक नीतियों में, यानी परिवार के संबंध में जो एक सार्वजनिक नीति है उसमें हम सभी लोग मिल बैठ करके एक डिसीजन ले रहे हैं। ये एक डेमोक्रेसी है ना। इसी के साथ साथ आप देखें तो एक समाज के अंतर्गत अगर लोकतंत्र होता है तो वो समाज के अंतर्गत आप देखें किसी भी जाति, किसी भी धर्म, आर्थिक स्थिति, जन्मस्थल, क्षेत्र या किसी भी आधार पे हम कभी लिंग के आधार पे भी हम भेदभाव नहीं करते हैं, सबको समान एक ही प्लेटफॉर्म पे रखेंगे। ये भी अपने आप में एक डेमोक्रेटिक राइट है या डेमोक्रेसी है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये एक समाज के अंतर्गत एक डेमोक्रेसी है। तो आप देखें कितने स्तरों पर डेमोक्रेसी के पक्ष हो सकते हैं। एक हमारे खुद के अंदर डेमोक्रेसी हो गई, दूसरी जो लोकतंत्र है वो परिवार के अंतर्गत हो गया, तीसरा जो है वो समाज के अंतर्गत हो गया, वो भी एक डेमोक्रेसी है। इसी के साथ साथ हमारे साथ अगर हम देखें तो समाज के आर्थिक स्थिति में भी डेमोक्रेसी, यानी हर एक आर्थिक तबके की बातों को ध्यान देना, आर्थिक डिसीजंस में सभी लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन होना, विभिन्न पक्षों को सामने आना। राजनीतिक लोकतंत्र की तो हम लोग बात कर ही रहे हैं, यानी ऐसा शासन तंत्र लोकतंत्र है जिसके अंतर्गत सभी लोगों का शेयर होना चाहिए, अधिकतम लोगों की शासन में भागीदारी होनी चाहिए, जनता के अंतर्गत वो सारी शक्तियाँ होनी चाहिए जो कि समाज को, राजनीतिक समाज को संचालित करने में आवश्यक होती हैं। इसको हम राजनीतिक लोकतंत्र कहते हैं। तो राजनीतिक लोकतंत्र की परिभाषाओं में अगर हम देखें तो सबसे पहले ये जो परिभाषा जो लिंकन का जो है वो आता है कि ये क्या है, जनता द्वारा जनता के लिए और जनता से ये टू द पीपुल, फॉर द पीपुल, फ्रॉम द पीपुल। एक ऐसा शासन प्रणाली है जिसमें सब कुछ जनता ही नियंत्रित करती है ना। तो अब इसमें अकाउंटेबिलिटी भी जनता तय करती है। हालांकि ये व्यवहारिक रूप से संभव नहीं होता है कि सभी लोग मिल करके किसी भी शासन व्यवस्था को चलाएं, किसी भी तरह से उनको अपने साथ लेते हुए ये दिखाएं, ये कोशिश करें कि हम सभी लोग सभी सार्वजनिक नीतियों में मिल करके एक भागीदारी करें। तो ये क्योंकि एक बहुत बड़ी जनसंख्या हम लोगों के साथ है, हम लोग उसको ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का की खोज हुई और उसमें ये हुआ कि हर आदमी अपने प्रतिनिधियों को, उस विचारधारा के आधार पर प्रतिनिधियों को इलेक्ट करेगा और वो चल के हमारी सार्वजनिक नीतियों को आगे ले जाएंगे। तो इसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं, ठीक है। या फिर इसको अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भी कहते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वो होता है जो बहुत थोड़े से लोगों को, ऐसा देश जिसमें बहुत कम सारे लोग हों और वो लोग मिल करके उस डेमोक्रेसी को चलाएं और उसमें सारे डिसीजंस जो हैं वो लें साथ में, यानी विधायिका का भी कार्य करें, कार्यपालिका का भी काम करें और सीमित अर्थों में या फिर जो भी वहाँ की कानून व्यवस्था उस आधार पर न्याय करने की भी बात करें। तो ये सारा कुछ वो खुद ही करने की कोशिश करें, तो वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी या प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। जबकि रिप्रेजेंटेटिव का मतलब हम जब किसी को इलेक्ट करके करते हैं, यानी अकाउंटेबिलिटी तो फिक्स होती है। जो जो स्ट्रक्चरल बेसिस या दार्शनिक मूल्य जो डेमोक्रेसी का होता है उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि डेमोक्रेसी एक में वन मैन वन वोट, सार्वजनिक वयस्क मताधिकार, अकाउंटेबिलिटी, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। यानी जो जनता है वो हर हाल में लास्टली कंट्रोल करती है, नियंत्रण की भावना उसके अंतर्गत रहती है और जो हमारा प्रतिनिधि जाता है उसको हम लोग नियंत्रित करते हैं और उसकी अकाउंटेबिलिटी, उसका उत्तरदायित्व अल्टीमेटली जनता के पास रहता है। जनता उसके लिए वो जनता के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और जनता का कंट्रोल उसके ऊपर रहता है, क्योंकि उसको फिर चुनाव मैदान में आना होगा और उसको वोट देना होगा। तो दो तरह के सिस्टम हो गए, जनता की अधिकतम भागीदारी हो, ये डेमोक्रेसी होती है। जैसे डायसी ने कहा कि एक ऐसा शासन तंत्र है जिसमें अपेक्षाकृत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की शासन में भागीदारी होती है। शासन में भागीदारी का मतलब जनता की नीतियों में भागीदारी, जनता की नीतियों के जो सार्वजनिक नीतियां हैं उनको, उनके संचालन में भागीदारी। पब्लिक रिलेशंस जो डिसीजंस होते हैं उनमें जनता के मत का, जनता के व्यू का कितना हम
महत्व देते हैं। ये एक प्रतिनिधि मूलक जो लोकतंत्र या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है उसमें ये निर्धारित होती है, और वो सब अल्टीमेटली जनता के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, तो डेमोक्रेसी में बेसिक वैल्यूज़ हम लोगों की क्लास में मुझे लगता है कि ज़्यादातर चीज़ें उसमें क्लियर हो गई होंगी। आपको इससे पहले जो लेसन प्लान है या फिर असाइनमेंट में भी दिया गया और असाइनमेंट के साथ साथ मटेरियल्स भी दिए गए हैं, उसमें आप लोगों ने देखा होगा। अगर आप लोगों के पास कुछ दार्शनिक मूल्य या स्ट्रक्चर्ड मूल्य से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप वो पूछ सकते हैं। अगर डाउट्स हों, क्वेरीज हों तो आप बताइए। क्या कुछ सर डेमोक्रेसी में फॉल्ट बताइएगा सर। डेमोक्रेसी का सर फॉल्ट बताइएगा। लोकतंत्र में जो जी सर। देखिए, मैं मूल्य की अभी बात कर रहा था, फॉल्ट की तो वो आप लोग खुद देखते होंगे कि डेमो कौन पूछ रहा है ये पहले आप बताइए। मोनू तो नहीं पूछ रहे, कोई एजेंसी है, नाम बताइए। अच्छा, प्रभात जी पूछ रहे हैं। अच्छा, तो देखिए डेमोक्रेसी के फॉल्ट के रूप में यही है कि कुछ पूर्व शर्तें डेमोक्रेसी की होनी आवश्यक होती हैं। उन पूर्व शर्तों में अगर आप देखेंगे कि डेमोक्रेसी वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से काम करती है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिक्षित हों और उनके अंदर एक समझ हो, ऐसी समझदारी हो कि उनको पता रहे कि संपूर्ण समाज के लिए क्या बेहतर होता है। ठीक है, साथ साथ आप मैं फ्लाज जो उसके जो मैं ये बताने के अभी पहले उससे पहले जो मैं एक भूमिका बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपका जो क्या उसके दोष हैं वो तो अभी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जो पूर्व शर्तें हैं उसको आप समझ लीजिए। तो उसके क्या क्या गुण दोष हैं आप भारत के परिप्रेक्ष्य में अपने आप निकाल लेंगे, समझ जाएंगे। मैंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिक्षित होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझदार होंगे, वहाँ पे डेमोक्रेसी अच्छे से काम करेगी। इसी के साथ साथ प्रभा जी ये भी आप समझिए कि जो डेमोक्रेसी वहाँ पे अच्छे से काम कर सकती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों में विभिन्नता ना हो। यानी वो समाज जातिगत आधार पे बहुत ही विद्वेषपूर्ण स्थिति में ना हो, भाषाई आधार पे बहुत ही उनके अंतर्गत अंतर ना हो, यानी कम से कम मौलिक मुद्दों पे एक एकता हो उनके अंतर्गत, तब वो डेमोक्रेसी और अच्छे से काम करती है। हालांकि डेमोक्रेसी में ये भी कहा जाता है कि विभिन्नता में एकता, विविधता में एकता, ये भी डेमोक्रेसी का एक मूल मंत्र होता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के विचारों को आत्मसात किया जाता है। लेकिन ये जो वन मैन वन वोट सिस्टम वाला जो डेमोक्रेसी होता है, इसके अंतर्गत समाज बट जाता है अपने अपने हितों को लेकर, अपने अपने इंटरेस्ट को लेकर के, जिसकी वजह से ढेर सारे उसके परिणाम आते हैं जिसमें डिसीज़न लेने की कमी हो गई, या फिर कोई भी डिसीज़न पे हम उस पर काम नहीं कर सकते हैं, या फिर फ्रेगमेंटेशन ऑफ वोट्स होते हैं, या शासन व्यवस्था में संपूर्ण शासन व्यवस्था में एक स्पष्ट नीति का निर्माण नहीं हो पाता है। तो ये भी है। साथ में आप ये देखें कि डेमोक्रेसी, अगर हम वन मैन वोट्स वन सिस्टम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी या भारत की बात करते हैं, तो इस भारत में एक बहुत बड़ा देश है, और बहुत बड़े देश में एक लोकतांत्रिक आधार पे अगर हम कोई पद्धति अपनाते हैं तो उसके अंतर्गत ढेर सारी और भी कमियां हो सकती हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी में एक छोटे लोगों के कम्युनिटी में डेमोक्रेसी अच्छे से काम कर सकती है, जो उसका स्ट्रक्चर है अच्छे से काम कर सकता है। अब उसकी कमियों में अब हम आते हैं। पहले तो उसकी ये पूर्व शर्तें हैं। पूर्व शर्तों का मतलब ये सारी चीज़ें रहें तो डेमोक्रेसी अच्छे से काम करेगी, लेकिन ये चीज़ें नहीं हैं तो आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा देश होने की वजह से डेमोक्रेसी में हर 5 साल पे इलेक्शन होता है, और अलग अलग तरह की राजनीतिक प्रणालियों में या फिर अलग अलग तरह के जो सरकारें हैं, चाहे वो पंचायत स्तर पे हो या फिर आपके शहर में हो या फिर प्रदेश स्तर पे हो या केंद्र के स्तर पे हो, मतलब लगभग हर दूसरे साल में कोई ना कोई चुनाव होता है, तो वो एक खर्चीली प्रणाली हो जाती है। तो डेमोक्रेसी में आप कह सकते हैं एक खर्चीली प्रणाली है। ठीक है, इसके साथ साथ आप ये देखें कि डेमोक्रेसी में अलग अलग लोग जाति पे, आर्थिक आधार पे, जातिगत आधार पे, भाषाई आधार पे बट जाते हैं, और एक स्पष्ट रूप से शासन में उनका प्रतिनिधित्व कराने के लिए उनके अंतर्गत विभिन्न जो पार्टियां होती हैं वो उनको अपने हिसाब से वोट बैंक के रूप में देखने लगती हैं, और उनका काम होता है सिर्फ उस वोट बैंक को खुश करना। बाकी लोगों को, जो माइनॉरिटीज़ होती हैं या फिर
जो दूसरा पक्ष, जो समाज में कम लोग रहते हैं, उनको खुश करने की कोशिश नहीं होती है, सिर्फ वो अपने वोट बैंक को खुश करने की कोशिश करते हैं, और इस आधार पर विकास के तमाम काम जो होते हैं वो पीछे हट जाते हैं, है ना। तो ये भी एक डेमोक्रेसी के दोष के रूप में होता है। डेमोक्रेसी में कोई भी सिस्टम जो होता है वो धीरे धीरे काम करता है, क्योंकि उनके अंतर्गत अकाउंटेबिलिटी होती है। अगर पैसा आवंटित भी हो गया तो पैसा किस तरह से खर्च किया जाए, इसका एक यानी हम कहीं इस तरह से खर्च कर दें कि हमारे ऊपर ही कार्रवाई हो जाए, कोई पब्लिक ऑडिट कर दे, कोई नेता आकर के ऑडिट कर दें, या फिर वो सीधे जो पब्लिक ऑडिटर है वो आकर के देखेगा कि किस तरह से काम किया जा रहा है। तो बहुत सारा पैसा तो व्यय ही नहीं हो पाता है सिस्टम में, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी रहती है। एक मैं एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी सिस्टम होता है, कोई भी कार्य होता है, वो बहुत धीरे धीरे और रुक रुक करके वो किया जाता है। सभी लोग उसमें बच करके काम करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से ये उनके अंतर्गत वो इफिकेसी, वो प्रोडक्टिविटी नहीं आ पाती है जितना कि अन्य शासन प्रणालियों में आता है। जैसे आप राजतंत्र को ले लें, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो डेमोक्रेसी के जो दोष हैं, वो दोषों के अंतर्गत ही आ सकता है। देखिए, स्ट्रक्चरल डेमोक्रेसी में मैंने एक चीज़ आप लोगों को बताना मैं भूल गया हूँ। जो स्ट्रक्चरल डेमोक्रेसी में एक नियमित चुनाव होना और ऐसी संस्था के द्वारा चुनाव किया जा रहना भी बहुत ज़रूरी होता है, जो कि निष्पक्ष हो। ये भी डेमोक्रेसी का एक स्ट्रक्चरल जो होता है, संस्थागत जो होता है, संरचनात्मक मूल्य, हाँ, संरचनात्मक मूल्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? सर अभी आप दार्शनिक लोकतंत्र के बारे में कुछ बता रहे थे कुछ। नहीं, मैं दार्शनिक पहलू की बात कर रहा। आध्यात्मिक या दार्शनिक का मतलब ये जो विचार धारा पे आधारित है, ऐसे दार्शनिक आधार, वो ऐसे लोकतंत्र के ऐसे आधार या ऐसे मूल्य जो कि सिर्फ दार्शनिक या आध्यात्मिक पक्षों पे बेस्ड हैं। जैसे व्यक्ति की गरिमा हो गया, हर व्यक्ति समान है, ये हो गया, बंधुत्व की भावना हो गई, टॉलरेशन या सहिष्णुता की चीज़ हो गई, ये सब दार्शनिक पक्ष हैं इसके। जबकि भागीदारी हो गया, या फिर स्ट्रक्चर वाला जो सिस्टम है, स्ट्रक्चरल जो है, यानी लोकतंत्र के अंतर्गत ऐसे वो सारे पहलू जो कि एक संरचनात्मक आधार पर आवश्यक होते हैं। जैसे सभी लोगों को वोट देने का अधिकार, जिसको यूनिवर्सल एडल्ट एनफ्रेंचाइजमेंट होता है, बोल दिए, ये सब के सब संरचनात्मक आधार हैं। ठीक है, यानी ये स्ट्रक्चरल हैं। आप अगर इसको आप ऐसे समझें कि ये कॉन्क्रीट हैं, ये दिखाई देते हैं सीधे सीधे, और जबकि दार्शनिक का मतलब जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है ना, जो अब भावना वाला जो अधिकार है। तो ये दो तरह के मूल्य हो गए। तो ये सारी चीज़ें जहाँ भी हैं वो डेमोक्रेसी है। कुछ चीज़ें और ऐसी हैं जो मैंने उस नोट्स में छोड़ दिया था। उसमें जैसे आप ये कह सकते हैं कि लिबरलिज्म या उदारवादिता डेमोक्रेसी में एक महत्वपूर्ण चीज़ है, जो कि सहिष्णुता के साथ जुड़ा हुआ है। विकास डेमोक्रेसी का एक महत्वपूर्ण पक्ष होता है, यानी डेमोक्रेसी हमेशा एक विकासवादी बात करता है। सभी लोगों, व्यक्ति गरिमापूर्ण है, व्यक्ति को महत्व देना, हर व्यक्ति समान है, और इसी आधार पे सब शासन को आगे लेकर के एक साथ सबको लेकर के चलना, ये भी एक डेमोक्रेसी है। तो एक विकासवादी ये बात करता है। ठीक है, और भी कुछ? देखिए, डेमोक्रेसी में ये बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ क्लासेस जो हैं दोनों तरफ से चलें, यानी आप लोग भी पूछिए, आप लोग भी बताइए, हम भी साथ में चलें, आप लोगों के भी विचार जानें, हम भी अपना विचार दें। ये भी एक डेमोक्रेसी, एक डेमोक्रेटिक क्लास का मतलब हुआ कि एक इंटरेक्टिव क्लास होना, है ना। आप भी पूछिए, आप भी बात करिए, आप भी समझने की कोशिश करिए, जो समझ में ना आया है फिर से पूछिए, या जो क्वेरीज हों वो पूछिए। हम भी आप लोगों को पर्याप्त महत्व दें, ये भी अपने आप में एक क्लास की डेमोक्रेसी है। हेलो, हमारे भारत में कैसी डेमोक्रेसी है सर? प्रभात जी पूछ रहे हैं जी। हमारे भारत में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र है। हाँ। लेकिन सर ये तो इसमें फॉल्ट है सर। कैसा होना चाहिए? इसमें तो बहुत फॉल्ट है ना सर। बताइए क्या फॉल्ट है? फॉल्ट तो मैंने बता दिया कि हाँ, चुनाव में खर्च होता है, वोट बैंक की राजनीति होती है, वोट बैंक की, वोट बैंक सभी लोग देखते हैं, डिसीजंस धीमे धीमे लिया जाता है। ये हथियारों का बोलबाला रहता है। हाँ हाँ,
हथियारों का बोलबाला क्या आपको दूसरी राजनीतिक व्यवस्था में नहीं दिखाई देता है? सभी में है सर। लेकिन ठीक है, आप कंपैरेटिवली अगर हम कंपेयर करके ही कह सकते हैं कि कौन सी शासन व्यवस्था सर्वोत्तम है। अगर हम डेमोक्रेसी को लेते हैं तो उसके साथ हम निश्चित ही राजतंत्र को लेंगे। दो मूलभूत बड़े शासन पद्धतियां हैं, चाहे तो वाला है राजतंत्र, दूसरा है लोकतंत्र। राजतंत्र में किसी एक आदमी का शासन होगा, जबकि दूसरा जो है लोकतंत्र है, जिसमें ढेर सारे लोगों का या प्रतिनिधियों का शासन होगा जिसको जनता इलेक्ट कर रही है। कहीं कहीं पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जैसे स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जो तभी बहुत पहले से चला आ रहा है, इसके अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे स्विट्जरलैंड में लोगों शासन के कार्यों में अपनी भागीदारी या सामाजिक नीतियों को बनाने में अपनी भागीदारी आपकी जनसंख्या बहुत कम हो और सभी लोग समझदार हों, सबके एजुकेशन का स्तर बेहतर हो। लोकतंत्र में आप ये भी देखेंगे कि अकुशल शासन होता है। कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, यदि वो अपने वोट बैंक को देखता है और उस आधार पे उसकी डेमोग्राफी सपोर्ट करती है, तो फिर वो तो चुनाव लड़ सकता है। चुनाव सत्ता के शीर्ष पे पहुंच सकता है। तो ये अकुशल शासन, अकुशल लोगों का भी शासन कहा जाता है। बहुत सारे विचारकों ने ऐसा भी बोला है। सर चीन में सर सिंगल पार्टी जो चीन में राज कर देखिए, रही है, एक लोकतंत्र के स्ट्रक्चरल डेमोक्रेसी, या ये कहिए कि पश्चिमी लोकतंत्र की एक मौलिक धारणा है कि लोकतंत्र जो है वो हमेशा उसमें विपक्ष को मान्यता देना होगा और विपक्षी पार्टियां या फिर सिर्फ एक पार्टी का शासन नहीं होगा। सिंगल पार्टी डेमोक्रेसी नहीं होगी, बहुत सी पार्टियां हों, दो से ज़्यादा हों, ऐसा लोकतंत्र होना आवश्यक होता है। जो राजनीतिक प्रणाली है वो ऐसा होना चाहिए। चीन में सिर्फ, या ज़्यादातर साम्यवादी देशों में सिर्फ एक ही राजनीतिक पार्टी होती है, एक ही तरह की विचारधारा होती है और उनको विरोध करने का अधिकार नहीं होता है। तो वो अपने आप को पीपुल्स डेमोक्रेसी या जनवादी लोकतंत्र उनको कहा जाता है, या उनको पीपुल्स डेमोक्रेसी नाम से उनको वो कहा जाता है, जिसमें ऐसा डेमोक्रेसी एक ऐसी प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र जिसके अंतर्गत विपक्षी पार्टियों का कोई मान्यता नहीं है और उसके आधार पर मीडिया को भी ज़्यादा शासन की स्थिति को, पार्टी की स्थिति को ज़्यादा प्रशंसा वाली स्थिति में ही रखना होता है, न कि उनका विरोध करना होता है। वहाँ पे फ्री एंड फेयर मीडिया नहीं होता है और ऐसे हर क्षेत्र, चाहे वो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो या मेन स्ट्रीम मीडिया हो या अल्टरनेटिव मीडिया, वो सभी जगहों पर अब प्रतिबंध लगाए हुए रहते हैं। तो ज़्यादातर साम्यवादी देशों में ऐसी स्थिति रहती है, जिसका चाइना, उत्तर कोरिया वगैरह, उत्तर कोरिया तो साम्यवादी मूल्यों के आधार पे एक तानाशाही है और लगभग चीन में भी अब वही स्थिति हो गई है। शी जिनपिंग देखिए, हमेशा के लिए आजीवन वो वहाँ के राष्ट्रपति रहेंगे। तो ये कह सकते हैं कि वहाँ पे लोकतंत्र तो है, लेकिन वो कैसा है, वो अपने आप को जनवादी लोकतंत्र कहते हैं। वो लोकतंत्र में छोटे छोटे स्तर पे वो जनता के मूल्यों का महत्व देते हैं। वास्तविक रूप से वो बड़ी नीतियों में जनता के मूल्यों का महत्व वो नहीं देते। हाँ,